हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारे चारों हेड, जितने 5 हेड हैं, उन पांचों हेडों में सबसे बड़ा हेड जो है वो ये है। इसके बाद फिर पीजीबीपी का ये 2 हेड हमारे जो होंगे, मतलब इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड जो है, इनमें से सबसे 2 जो हेड है वो हमारे, एक सैलरी का और एक पीजीबीपी का। 2 जो हमारे हेड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बड़े हेड हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे बड़े डिटेल में। तो सैलरी का चैप्टर जो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम कल पढ़े थे हम लोगों ने, लेकिन अब उसे फिर से रिकॉल करेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें मैंने आपको बताया था, हम सेक्शन 15 से लेकर के 17 तक के सेक्शन जो होंगे वो ये इसमें पढ़े जाएंगे। सैलरी के सेक्शन में, सैलरी वाले पार्ट में हम 3 सेक्शनों को पढ़ेंगे, 15, 16, 17, और ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये सब चीजें देख ली थी पहले। सेक्शन 14 हम पढ़ चुके थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब वो बताता है कि आपके जो 5 हेड है वो कौन कौन से, इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हम लोगों ने सेक्शन 14A भी पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने सैलरी पे आए थे। तो मैंने कल आपको बताया था कि सैलरी का मतलब क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि आखिर सैलरी क्या होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए सैलरी क्या है। सैलरी पता करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज है, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है और आपका और उस बंदे का उसका जो रिलेशन है वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, तो उस केस में जब भी कोई एम्प्लॉय को कुछ भी चीज एम्प्लॉयर पे करेगा, दैट विल बी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। तो फर्स्ट थिंग इज, जो हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट था वो हमने पढ़ भी लिया था। हम लोगों ने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा था कि सुजाता है, एक एक्ट्रेस है जो कि चोपड़ा फिल्म के साथ काम कर रही है। चोपड़ा फिल्म क्या होती है, अलग अलग, चोपड़ा फिल्म सुजाता को 2 लाख रुपए देती है, 2 लाख रुपए देती है पर मंथ। और चोपड़ा फिल्म जब किसी भी प्रोड्यूसर के साथ काम करती है तो सुजाता वहां जाके एक्टिंग करती है। तो इस केस में क्योंकि चोपड़ा फिल्म उसे पर मंथ सैलरी दे रही है और वो जहां भी उसे भेजती है वो वहां चली जाती है एक्टिंग करने के लिए, तो उस केस में सुजाता और चोपड़ा का एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। तो उसे जब सुजाता अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी तो वो ये बोलेगी मुझे ये जो 2 लाख रुपए मिले हैं वो सैलरी मिले हैं, और उसे टैक्सेबल करेगी सैलरी इन दी हैंड्स ऑफ सुजाता। उसको मिली है तो अंडर अंडर द हेड ऑफ सैलरी वो टैक्सेबल करेगी। लेकिन अगर इसी तरीके से इस केस में क्या होता, सुजाता जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही है अलग अलग, और प्रोड्यूसर जो है उसे अलग अलग पैसे देते हैं। तो इसका मतलब है सुजाता जो है वो अब किसी के अंडर काम नहीं कर रही है, वो अलग अलग प्रोड्यूसर के लिए काम करती है और अपना पैसा जो प्रोफेशन वो प्रोवाइड कर रही है उसके बिहाफ उसे पैसा मिल रहा है। तो उस केस में वो जो टैक्सेबल होगी सुजाता की हैंड में वो आएगी पीजीबीपी में, ठीक है ना। तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। सी वाले क्वेश्चन, सी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कमीशन रिसीव बाय द डायरेक्टर, मतलब अगर डायरेक्टर को कोई भी कमीशन मिल रहा है फ्रॉम अ कंपनी इन सैलरी, इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है तब तो कोई बात नहीं। देखो, अगर डायरेक्टर को कोई कमीशन मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, और डायरेक्टर अगर एज एन एक्ट कर रहा है एम्प्लॉय की तरीके से, अगर वो एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो उसे वो सैलरी हेड में टैक्सेबल कर सकता है। अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालेगा या उसे पीजीबीपी में डालेगा, ठीक है ना। वो भी डिपेंड करेगा कि वो आखिर जो टर्म्स एंड कंडीशन पे बात हो रखी है। डी पॉइंट ये था, डी पॉइंट ये बोलता है सैलरी, मतलब अगर मेरी पार्टनरशिप फार्म है, तो हम 2 या 3 पार्टनर है, हमारी एक पार्टनरशिप फार्म है, तो मेरी फार्म मुझे ही पैसे देती है, मतलब मैं ओनर हूँ अपनी कंपनी का, पार्टनर हूँ, और उसमें कंपनी से मैं सैलरी निकाल रहा हूँ, बोनस निकाल रहा हूँ, कमीशन निकाल रहा हूँ, रेम्यूनरेशन निकाल रहा हूँ। तो जो भी चीज मैं ले रहा हूँ वो मैं टैक्सेबल करूंगा किस हैंड में। अगर मेरे को सैलरी मिल रही है मेरी पार्टनरशिप फार्म से, तो क्या वो मेरे लिए सैलरी होगी? नहीं, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशन है ही नहीं, वहां पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है ही नहीं। तो इस केस में जो भी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो आपका वहां पे टैक्सेबल ना हो करके वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन में टैक्सेबल होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहली चीज है कि सैलरी तब मानी जाएगी अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। दूसरी चीज, एवरीथिंग रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर नोन एज सैलरी, मतलब हर चीज, चाहे कुछ भी चीज मिल रही है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, वो सब चीजें सैलरी है। अगर एम्प्लॉयर ने बोला लो भैया ये लैपटॉप लो और लैपटॉप इस्तेमाल करो, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी होगी और उसकी जो कीमत होगी वो उसकी सैलरी में जुड़ेगी और उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर ने घर रहने के लिए दे दिया, वो भी सैलरी है। अगर आपने एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दे दिया, वो भी सैलरी है। तो जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, दैट ऑल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। एक होता है फॉरगोइंग सैलरी। फॉरगोइंग का मतलब क्या होता है?
फॉरगोइंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, उसमें से 10,000 रुपए की सैलरी मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे, मैंने फॉरगो कर दिया, मैंने कहा अब देखो क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपए लेके खड़ा है और मैंने बोला मुझे 40,000 दे दो, 10,000 जो है अपने पास रखो और ये काम करना कोविड-19 में जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं वहां पे डोनेट कर देना मेरी तरफ से। तो एम्प्लॉयर ने जो ड्यू करी अपने यहाँ से जो पेबल दिखाई वो तो दिखाई 50,000, उस 50,000 रुपए में से उसने 40,000 रुपए तो मुझे पकड़ा दिया और 10,000 रुपए वहां पे डोनेट कर दिए। तो उस केस के लिए, उस टाइम के लिए ये बोला गया है, उस केस के लिए बोला गया है कि ये हमारा क्या होगा, फॉरगोइंग सैलरी है। क्या है ये, फॉरगोइंग सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं आई। फॉरगोइंग का सैलरी का मतलब हो गया जब आपने छोड़ दिया। तो अब बात आती है कि जो अब मान लीजिए देखो मेरे को तो मिला कितना, मुझे 40,000 रुपए मिले, ना कि मुझे 50,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए तो मैंने छोड़ दिए। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा जो आपने फॉरगो कर दिए, छोड़ दिए है सैलरी, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपने उसे ली या नहीं ली। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉरगोइंग सैलरी के पार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट होता है एक और, नेक्स्ट आता है आपका सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर का मतलब क्या होता है, मैंने अपने बॉस को बोला सर ये रिसेशन का टाइम चल रहा है या इस टाइम पे बहुत दिक्कत आ रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, एक काम करो मेरी 50,000 से सैलरी गिरा करके 40,000 कर दो। तो अब जो कंपनी अपने अपनी बुक में ड्यू करेगी वो 40,000 से ड्यू करेगी और मुझे पेमेंट भी जो मिलेगी वो 40,000 से ही मिलेगी। इसका मतलब है मैंने अपनी 10,000 की सैलरी छोड़ दी। तो अब गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास टैक्स देने के लिए आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भैया मैं जब उसे टैक्स दूंगा तो मैं ये को ना बोलूंगा मेरी सैलरी 50,000 रुपए, मैं बोलूंगा मेरे पास 40,000 रुपए सैलरी और 40,000 रुपए पे टैक्स दूंगा। जो मैंने सरेंडर कर दी है सैलरी, ना तो उसने पेबल दिखाई ना मैंने रिसीव करी, तो दोनों केस में दोनों टाइम पे कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, तो इट मींस वो वाली सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा मेरी इनकम पे। फिर मैंने बोला था सैलरी पेड टैक्स फ्री, तो मैंने आपको इसका केस बता दिया था। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, ये मैंने बता दिया था, ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पोस्टेड इन यूनाइटेड इंडिया, ये वाला हम लोग कर रहे थे। इस वाले पेज पार्ट में थे हम लोग, इसको डिटेल में पढ़ लेते। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, इसका मतलब क्या है, salary earned in India is deemed to be accrue or rise in India even if it is paid outside India or it is paid or payable after the contract or the employment in India come to an end. If an employee is paid pension abroad in respect of the services rendered in the India, the same will be deemed to be accrue in India. Similarly, leave salary paid abroad in respect of leave earned in India is deemed to accrue or arise in India. मतलब क्या, एग्जांपल के तरीके से पढ़ते हैं। सपोज मिस्टर ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज पोस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट एज आर एम्बेसडर। मतलब क्या है, इंडिया का एक बंदा ए है, उसको हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट में एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा वो एम्बेसडर है, तो वहां पे जाके वहां पे वो वर्क कर रहा है। एम्बेसडर तो समझते हो, जो आपका एम्बेसी में काम करते हैं। ऑब्वियसली ही रेंडर्ड हिज सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, मतलब वो इंडिया की सर्विसेज कहां पे परफॉर्म कर रहा है, आउटसाइड द कंट्री। ही आल्सो रिसीव हिज सैलरी आउटसाइड इंडिया, और वो पैसा जो उसे मिल रहा है वो भी इंडिया के बाहर ही मिल रहा है। ही इज आल्सो अ नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है। दैट क्वेश्चन देयरफॉर arises whether he can claim exemption with respect to his salary paid by the government of India to him outside India। मतलब जो अब इसका क्वेश्चन आता है कि जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो तो बाहर मिल रहे हैं ना, इंडिया के बाहर मिल रहे हैं, तो क्या ये इनकम जो होगी उसकी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी गवर्नमेंट उसे, क्योंकि वो गवर्नमेंट आउटसाइड द इंडिया पे कर रही है, या उसकी टैक्सेबल होगी। तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया कि प्रोवाइडेड दैट salaries payable by the government to a citizen of India for services service outside India shall be deemed to be accrue or rise in India। क्योंकि वो इंडिया में, क्योंकि तो इनकम तो कहां पर राइज हुई है, वो तो इंडिया में हुई ना भाई, वो इंडिया के लिए काम कर रही है, तो इनकम कहां पे राइज हुई है, इंडिया में हुई है। तो उन्होंने बोला द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 any allowances or perquisites paid or allowed outside India by the government to the citizen of India for rendering services outside India will be fully exempted। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर इंडिया के लिए कोई भी काम आउटसाइड द कंट्री आप काम कर रहे हो, तो वो जो पैसा जितना भी दिया जाएगा वो सारा का चाहे वो अलाउंसेस हो, चाहे परक्विजिट्स हो, चाहे सैलरी हो, वो सारी की सारी जो अमाउंट होगी वो आपकी टैक्स फ्री होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो सर्विस आप गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा बाहर काम कर रहा है तो जो उसे पैसा पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, समझ में आया? हेलो हेलो, सेक्शन 15 समझ में आ गया आप लोगों को? अभी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसमें? हाँ, वो एक बार दोबारा नहीं, उसमें तो समझ नहीं आया। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बोला
प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी, मतलब सैलरी का एक्रूअल कहां पर हुआ है। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सैलरी अर्न इन इंडिया is deemed to accrue or arise in India even it is paid outside India or it is paid or payable after the correct contract of employment in India come to an end। मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सैलरी अर्न करी गई है इंडिया में, मतलब अर्न इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू, मतलब हुई तो एक्रू कहाँ हुई है, एक्रू और राइज तो इंडिया में हुई है, लेकिन उसे पे करा गया आउटसाइड द इंडिया। if an employee, अगर वो employee is a paid pension abroad in respect of service rendered in the India, the same will be deemed to be accrue in India, similarly leave itself। मतलब वो ये क्या बोल रहे हैं, देखो एग्जांपल में बड़ा सिंपल सा उन्होंने बोला है कि मिस्टर ए है, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बाहर यूएसए में एम्बेसडर बना हुआ है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के लिए आउटसाइड इंडिया। He rendered his service outside India, he also received his salary outside India, he is also non resident। और ये जो बंदा है नॉन रेजिडेंट है, बाहर का रहने वाला है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है। The question therefore arises whether he can claim exempted in। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो नॉन रेजिडेंट बंदा है, बाहर इनकम, मतलब इनकम तो उसे मिल रही है इंडिया से, लेकिन उसे मिल रही है बाहर, तो क्या उसकी वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो वो क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हम लोग ने एक सॉल्यूशन देखा उसका, तो हमें पता चला कि यहाँ पे बोला गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट salary payable by the government of to the citizen of India for service outside India shall be deemed to accrue or arise in India, however by virtue of section 10 subsection 7 any allowances or perquisites paid or allowed outside India by the government to the citizen of India for rendering services outside India will be fully exempted। मतलब उसके हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होगी अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा कि अगर कोई तो इसमें तो ये लिखा है ना कि अलावेंस और परक्विजिट्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट होंगी, सैलरी का तो लिखा नहीं है। क्या चीज इसमें लिखा है ना कि जो अलावेंस और परक्विजिट्स है वो एग्जेम्प्ट होंगी, और सैलरी का तो लिखा नहीं है। सैलरी का इसमें लिखा नहीं है। उसने यहाँ पे बोला है ना कि एनी अलाउंसेस और परक्विजिट पेड प्रोवाइड्स, एक मिनट रुको, प्रोवाइड दैट, क्या है, एक मिनट, salaries payable by the government to a citizen of India for service outside India shall be deemed to be accrue or arise in India, however by the virtue of section 10 subsection 1 any allowances or perquisites भी टैक्सेबल नहीं होंगे और सैलरी भी एक्सप्रेस दी होगी। यार इसमें ना, इसमें क्लियरली लिखा हुआ सर ये तो रेजिडेंट हुआ ना इंडिया का, सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, सिटीजन नॉन रेजिडेंट। ये तो मतलब अगर उसको एक्रू और राइज इंडिया में मान लेंगे तब तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है लाइन। पहले बोल रहे हैं रेजिडेंट है, उसके बाद बोल रहे हैं कि इंडिया का नहीं है, फिर बोल रहे हैं कि इंडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाहर। इसमें कहाँ बोला रेजिडेंट है, कहाँ बोला रेजिडेंट है, रेजिडेंट नहीं कहाँ बोला, बोल रहे हैं इंडियन सिटीजन तो रेजिडेंट ही तो हुआ। नहीं ऐसे कैसे हो गया, सिटीजनशिप पे कोई ना होता, सिटीजनशिप अलग होती है इंडिया का, वो इंडिया सिटीजन है, सिटीजन इंडिया का है, लेकिन नॉन रेजिडेंट बंदा है। भाई इंडिया का रहने वाला, इसका मतलब ये कोई ना कि नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, वो रेजिडेंट हो जाएगा। सिटीजनशिप अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है। ये तो क्लियर है। हाँ, ये तो क्लियर है। ये तो क्लियर उन्होंने बोल रखा है कि he is also an non-resident. The question therefore arises whether he can claim exemption in respect of the salary paid by the government of India to him outside India। ठीक है ना, ये इन्होंने देखो, ये इन्होंने बोला है यहाँ पे सैलरी का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर वाली लाइन से उन्होंने वही चीज बोली है, प्रोवाइडेड द सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सर्विस आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम और accrue or arise in India, however by virtue of section 10(7) section 7 any allowances or perquisites paid or allowances allowed outside India by the government। हाँ, इन्होंने सैलरी के बारे में जिक्र नहीं करा, लेकिन हो सकता है उससे कनेक्टेड, ऊपर वाली बात से कनेक्टेड उन्होंने बात बोल दी हो कि सैलरी और अलाउंसेस और परक्विजिट्स ये सब चीजें क्या होंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, वो सॉरी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने सेक्शन, अभी हम लोगों ने सैलरी स्टार्ट नहीं किया चैप्टर, अभी हमने ये सीखा था कि सैलरी क्या है, सैलरी किसे बोलेंगे, आखिर सैलरी क्या चीज है। अब हम बात करने वाले हैं सैलरी सेक्शन 15। मतलब इसमें आपको पहला सेक्शन जो आपका सैलरी का आया है वो सेक्शन 15 आया, जो आपको डेफिनेशन बताएगा चार्जिंग सेक्शन, मतलब किस सैलरी के ऊपर सैलरी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, कौन सी सैलरी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा।
पहला बोला गया ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 रुपए पूरा महीना है, 10,000 रुपए महीना है। अब मेरे को पूरे साल में कितना टैक्स, कितनी सैलरी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1,20,000। 1,20,000 मिलनी है। 1,20,000 क्या मुझे 1,40,000 मिल सकती है? हाँ मिल सकती है। मिल सकती है। कैसे? अगर एडवांस अगर एडवांस दे दो तुम्हें, तो मुझे इस साल जो टैक्स देना होगा वो 1,40,000 के ऊपर देना चाहिए या फिर 1,20,000 रुपए दूंगा मैं? 1,40,000। 1,40,000 बिल्कुल। और अगर मान लीजिए मेरे को मिली है 80,000 रुपए, तो 80,000 मिल सकती है? हाँ कम मिली सैलरी तो कितना देना चाहिए? 1,20,000 के ऊपर टैक्स देना चाहिए 80,000 रुपए पे? 1,20,000। समझ में आया? तो कहा गया है, चार्जिंग सेक्शन यही बोल रहा है ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस। वो ये बोल रहा है कि इस साल अगर आपको रिसीव ज्यादा हो गई है पैसा, मतलब रिसीव अगर जो भी चीज पहले आ गई, अगर आपको रिसीव पहले हो गई है तो आपको टैक्स उसके ऊपर देना है, और अगर आप ड्यू हो गई है पहले तो उसके ऊपर टैक्स देना है। मान लीजिए अगर मेरी सैलरी है टोटल पूरे साल भर की 1,20,000, लेकिन अगर मुझे मिली 1,40,000 रुपए का, तो मुझे टैक्स कितने के ऊपर देना है? 1,40,000 के ऊपर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी है सैलरी 1,20,000 रुपए, पूरे साल में मिलनी चाहिए थी 1,20,000 रुपए, और मुझे मिली है 80,000 रुपए, तो मुझे टैक्स कितने के ऊपर देना होगा? 1,20,000 रुपए, क्योंकि मेरा जो ड्यू हुई है, जो मुझे मिलनी थी, वो मिलनी थी 1,20,000 रुपए। तो विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे टैक्स चार्ज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला पॉइंट। यस सर। सेकंड पॉइंट है एरियर्स ऑफ सैलरी बट सब्जेक्टेड टू सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 रिलीफ। मतलब क्या है? एरियर्स ऑफ सैलरी क्या होती है? जैसे मान लीजिए मेरा बॉस है, मेरे बॉस ने 5 साल पहले मुझसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा 2,000 रुपए। अब उसने 2,000 रुपए अगले साल बढ़ाई नहीं तो मेरी लड़ाई होगी। लड़ाई हुई तो मैंने उससे बोला कि भैया मेरी सैलरी बढ़ाओ, उसने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। उसने बढ़ाई नहीं, और बढ़ाई नहीं तो मैंने उसके बाद केस कर दिया। अब मुझे वो नौकरी से निकाल भी नहीं पा रहा, तो उसने मुझसे केस कर दिया। अब केस तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आज केस करा और कल ही निर्णय आ गया, तो उसमें टाइम लग रहा है। टाइम लगते लगते अब हुए 5 साल हो गए, और 5 साल तक अभी तक मेरा कोई वो नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया उसका। तो अब 5 साल के बाद मेरा केस का रिजल्ट आया, और वो मैं ये सोच के बैठी, मैं तो ये केस लड़ रहा था और वो ये केस लड़ रहा था इस नियत से कि भाई मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो हमेशा वो मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी, तो 10,000 रुपए सर स्पीच कहाँ गई? जी। हेलो 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 यस हेलो यस सर यस सर। हेलो हेलो जी। आप तो स्टार्ट कीजिए। यस सर। ठीक है। हेलो हेलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें एक पॉइंट आया था हमारा कि एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ क्या होता है? एरियर ऑफ सैलरी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, कि मान लीजिए आपका पिछला, मान लीजिए कोई लड़ाई, मतलब मेरे बॉस से एक लड़ाई और उसमें क्या हुआ, मैंने उससे बोला कि मेरी सैलरी आप बढ़ा दो, तो उसने बढ़ाई नहीं। अब बढ़ाई नहीं तो वो टलते 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 5 साल हो गए, 5 साल तक हमारी बात चल रही थी और उसने वो बढ़ाई नहीं। लेकिन 5 साल के बाद वो मान गया कि भाई मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ, और 5 साल के बाद उसने, जब मेरा निर्णय आया तो वो मेरे फेवर में आया। तो अब क्या हुआ, वो जो पिछला रुका हुआ था 5 साल का 2,000 रुपए जो रुका हुआ था, वो उसने लमसम टोटल जितना भी वैल्यू आया, वो टोटल का टोटल पैसा मुझे अभी दे दिया। तो वो क्या, वो जो मेरे जो टैक्सेबल, अब देखो उसने, अगर वो 2,000 रुपए हर महीने मेरी सैलरी में जुड़ते तो हर साल में उसका टैक्स दे रहा होता है, लेकिन वो अब लमसम अमाउंट मुझे पूरी मिल गई है, तो इस साल मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो टैक्स देना पड़ेगा, वो हमारा एरियर्स, मतलब पिछला जो एरियर्स बना हुआ आ रहा था, वो मुझे सैलरी अब मिल गई है। ठीक है, बट सब्जेक्ट 89, मतलब इसमें क्या बोला गया, इसमें एक रिलीफ है। मतलब जब आप उसके बाद, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 रुपए, तो अब मैं पूरे साल भर में कितना कमाऊंगा? 1,20,000 रुपए मेरा पूरा कमाना होगा। लेकिन वो 20 जो 2,000 रुपए मेरे रुके हुए आ रहे थे, उससे जुड़ते 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 मान लीजिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पे वो वैल्यू होगी हमारी, क्या नाम उसका, 2 लाख रुपए वो जुड़ गई। तो 3 इस साल मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? 3,60,000 रुपए। तो मेरे पास एकदम से बर्डन आ जाएगा 3,60,000 रुपए पर टैक्स देने का। तो उसके लिए एक रिलीफ दिया है, वो हम सेक्शन पढ़ेंगे 89 में, वो बाद में पढ़ेंगे 89 में क्या रिलीफ मिलता है इस केस में, वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैंने ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस में बोला था, उसका एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। आप लोग इस जल्दी से क्वेश्चन को लिखो या मुझे ऐसे बता दो
ठीक है ना। मान लीजिए हम 2014-15 की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 14-15 मतलब जिस हम 14-15 में है, असेसमेंट ईयर 15-16, तो उसमें मेरी जो इनकम है, टोटल सैलरी जो है वो 20,000 रुपए, कितनी है मंथली सैलरी 20,000 रुपए, तो साल की सैलरी कितनी होगी 2,40,000 रुपए, ठीक है ना। तो मैंने ड्यू करी कितने 2,40,000 से, लेकिन मुझे पैसा मिला कितना 2,80,000 रुपए, 80,000। ठीक है। अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि 2015 में मेरी सैलरी कितनी मिल रही थी, वही सेल 20,000 की सैलरी थी, तो पूरे साल भर में कितनी मिल रही थी 2,40,000 रुपए, लेकिन मिली कितनी 2,20,000 रुपए। ये बात है कि 2,40,000 रुपए मुझे मिलनी थी 2016-17 में मेरे को मिलनी थी 2,40,000 रुपए, लेकिन मिली कितनी 3,20,000 रुपए। अब बात आती है कि अब मेरे को जो टैक्स देना होगा 2014-15 में मुझे जो सैलरी पे टैक्स देना होगा कितनी वैल्यू पे देना पड़ेगा, बताओ जरा। 2,40,000 रुपए 2,80,000 रुपए 2,80,000 मतलब इसमें 2,80,000 ठीक है, इसमें देना पड़ेगा 2,80,000 इस साल 2,40,000 2,40,000 2,40,000 2,20,000 2,20,000 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा चलो, क्योंकि अब 40 में देना पड़ेगा और यहाँ पर 2017 इसमें 3,20 इसमें 3,20 पे। मुझे एक चीज बताओ पहले तो, मेरी एक साल की सैलरी कितनी है 24 2,40,000 2,40,000 रुपए ना, टोटल 3 साल की सैलरी कितनी हो जाएगी सर 12 सर 72,000 72 7,20,000 लेकिन मैंने टैक्स कितने के ऊपर दिया 2,80,000, ठीक है 2,80,000 प्लस 20 कितना हो गया 3 लाख 6 लाख 6 लाख 7 लाख 8,40,000 रुपए पर मैं टैक्स दे चुका हूँ। 3 साल का जो टैक्स मैंने कितना दिया 8,40,000 रुपए। ऐसे नहीं करना, देखो डबल टैक्सेशन हो गया, टैक्स जो हो गया टैक्स के ऊपर टैक्स चले गया, कैसे चले गया वो देखते हैं हम लोग, ठीक है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चलेगा। देखो एकदम म्यूट कर देना जरा। देखो बेसिकली पहले मुझे एक बताओ कि 2,40,000 रुपए मुझे मिलने थे, मिले कितने 2,80,000 मिले, तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल गया 40,000 40,000 रुपए। इसका मतलब वो एडवांस मिला ना मुझे, मतलब ये 40,000 रुपए मुझे क्या मिले एडवांस मिले जो मुझे इस साल मिले थे। अब मुझे इस साल मिले इस साल कितने मिलने थे 2 लाख इस साल कितने मिलने चाहिए थे 2 लाख 2 लाख मिलने चाहिए थे। ये मुझे मिलने कितने चाहिए थे, एक मिनट रुको, मुझे मिलने कितने चाहिए थे, मुझे 2,20,000 नहीं मिलने चाहिए थे, मुझे मिलने कितने चाहिए थे 2 लाख एक मिनट, मुझे मिलने चाहिए थे 2 लाख, तो मुझे मिले कितने हैं 2,20,000 मिले, तो मुझे मिलने चाहिए थे 2 लाख रुपए, लेकिन मुझे मिले कितने हैं 2 लाख। तो इसका मतलब है 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रखे हैं इसमें मुझे, 20,000 एक्स्ट्रा, तो वो एडवांस मिला है मुझे। इस साल मुझे कितने मिलने चाहिए थे इस साल 1,80,000 इस साल मुझे कितने मिलने चाहिए थे 2,20,000 2,20,000 गुड 2,20,000 रुपए मिलने चाहिए थे ना मुझे, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो मुझे 2,20,000 रुपए मिलने चाहिए थे इस साल, मिलने इतने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने इतने। अब बात आती है 3 लाख हाँ, तो अब मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है वो देखते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है। देखो हमें पहले साल कितना टैक्स देना होगा, कितने के ऊपर देंगे हम 2,80,000 रुपए, क्योंकि भाई हमें पैसे कितना मिला, हमें मिला है 2,80,000 रुपए, लेकिन मिलना कितना था 2,40,000 रुपए, मिला कितना 2,80,000 रुपए, तो 2,00,000 रुपए बिल्कुल करेक्ट एकदम। अब जो 40,000 रुपए पे मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इस पे मुझे यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत तो है नहीं, तो अब मुझे यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था 2 लाख रुपए, लेकिन मिला कितना 2,20,000 तो टैक्स कितने के ऊपर दूंगा, रिसीव ज्यादा हुआ है ना मुझे, मिलना तो 2 लाख चाहिए था, मिला कितना है 2,20,000 रुपए, तो मुझे टैक्स कितने के ऊपर देना है 2,20,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो मिलना कितना चाहिए था 2,20,000 रुपए, लेकिन मिला कितना 3,20,000, तो टैक्स कितने के ऊपर लगेगा 3,20,000। मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है टैक्स जो डबल टैक्सेशन हो जाए, एक इनकम के ऊपर जो टैक्स दे चुके हैं वो आप फिर से ना दे सको, ठीक है ना। एक बार जो टैक्स जिस इनकम पे आपने एक बार टैक्स दे दिया है, ऐसा नहीं कि आप उसको अगले साल भी उस इनकम पे फिर से टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमारा क्या है? सेक्शन 16 हमारा डिडक्शंस का है। मतलब देखो हर हेड का ना डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी से इनकम आई है टोटल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से कुछ डिडक्शन भी मुझे मिलेगी। वो डिडक्शन कौन बताएगा? सेक्शन 16 बताएगा कि आपके पास देखो 3 सेक्शन है इसमें, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। 15 हमने पढ़ लिया है जिसमें ये बताया गया सैलरी ड्यू और पेड बेसिस पे मिलती है और एरियर से सैलरी भी हमारी आती है। तो ये हमारा क्या है? सेक्शन 15 बताता है कि आखिर सैलरी चार्ज कौन सी सैलरी पे इनकम टैक्स आपको चार्ज करना है। सेक्शन 16 बताता है कि आपकी सैलरी में से कौन सी चीज डिडक्ट हो सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशन, ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सेक्शन 17 होती है डेफिनेशन की। कुछ डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। 3 डेफिनेशन है सैलरी, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो पहले हम डिडक्शन के बारे में बात करते हैं कि आखिर डिडक्शन क्या होती है। आपको सैलरी में से डिडक्शन क्या मिल सकती है? अपनी सैलरी में से डिडक्शन सबसे पहले आपको सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 में आपको मिलेगा सैलरी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अब खत्म हो चुका है, इसलिए वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अलाउ नहीं हो रही है, तो उसे हम हटाते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्या आती है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये क्या होता है? ये डिडक्शन आपको मिलती है। ये डिडक्शन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी मैंने कंप्यूटेशन यहाँ पर दे रखी, कितने तक की मिलेगी और किसे मिल सकती है। अगर हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करें तो ये किसे मिलेगी? पहली बात, ओनली अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिर्फ ये वाली जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस का बारे में पता है? पहले अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं, वो हमारे अलाउंसेस होते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं, ठीक है ना। अलाउंसेस का मतलब होता है कि जैसे 2 तरीके से गवर्नमेंट ना, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो 2 तरीके से बेनिफिट देता है। इन फॉर्म ऑफ कैश, इन द वे ऑफ काइंड और कैश के फॉर्म में देता है। मतलब या तो वो बेनिफिट इन काइंड दे सकता है या तो बेनिफिट इन कैश दे सकता है, ठीक है। या तो बेनिफिट इन काइंड दे सकता है या बेनिफिट इन कैश दे सकता है। अगर वो बेनिफिट इन काइंड दे रहा है, काइंड का मतलब है जैसे लैपटॉप दे दिया या तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे, चलो एक काम करो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो, फीस हम पे कर देंगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी अपना पे करी जा रही है। तो इसका मतलब तुम पैसे नहीं दिए जा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारियों को पे करा जा रहा है। तुम्हें लैपटॉप दे दिया, तुम्हें घर दे दिया रहने के लिए, तो वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? इन काइंड में जब कोई भी चीज हम देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज परक्विसाइट्स। कैश, इन कैश जब भी कोई बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे बोला गया तुम्हारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, एक काम करो हमसे पैसे ले लो, उन्होंने पढ़ा लो, तो पैसे दे दिया और बोला पढ़ा लो, तो दैट इज अलाउंसेस। वो अलाउंसेस कराएंगे और अलाउंसेस हमारे क्या होते हैं? इन कैश होते हैं। तो ये वाला अलाउंसेस मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयर ने पे करा। अगर हमारे एम्प्लॉयर ने पे करा तो हमारी वो पहले इनकम में ऐड हुआ होगा, मतलब ऊपर हमारी इनकम में ऐड हुआ। अब वो उसमें से कुछ डिडक्शन हमारे गवर्नमेंट ने अलाउंस प्रोवाइड करी। वो डिडक्शन सिर्फ उसी को मिल सकती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओनली अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ऊपर मिला हुआ है तो आपकी इनकम में ऐड है, तो उसे इतना माइनस कर लो जितना यहाँ पे दे रखा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो भी वैल्यू लीस्ट आएगी, जितना मिला 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और 5000 रुपए, विच एवर इज लीस्ट, जो सबसे कम वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू को अपनी सैलरी में से माइनस कर लो, उतने तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक्चुअली आपको मिला कितना अलाउंसेस? 10,000 रुपए। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 40,000 रुपए। सॉरी, बेसिक सैलरी कितनी है पूरे साल की? 2,40,000 रुपए। तो उसका 20% कितना आ गया? 48,000। 5,000 रुपए आपको ये मिल रहा है। टोटल में से इन तीनों में से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 5,000। तो इसका मतलब है आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा वो क्या, कितना मिलेगा? 5,000 का एग्जम्पशन मिलेगा। आप अपनी सैलरी में से 5,000 में रख सकते हो। मतलब इसका मतलब है इन एंड ऑल हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम 5,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हुआ। ये मिलेगा किसे? ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रोफेशनल टैक्स। सेक्शन 16 सब सेक्शन 13 ये बताता है प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की आपको डिडक्शन मिलेगी। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जैसे व्हेनेवर द अमाउंट इज पेड ऑन द अकाउंट बाय द एम्प्लॉय इन द डिडक्टेबल एट द ऑल वेदर रिसीव्ड इन फॉर्म एम्प्लॉय और नॉट। मतलब क्या है? जैसे हमने एक सीए हायर करा, मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी में सीए हायर करा और सीए हायर करने के बाद मैंने उससे अब क्या होता है, सीए की जो उसको फीस दी जा रही है, उसे सैलरी दी जा रही है, जो वो लेता है 1-1 लाख रुपए फीस लेता है, वो सैलरी ले रहा है। वो क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है क्योंकि उसके पास सैलरी की डिग्री है, वो सॉरी सीए की डिग्री है। अब उसके पास सीए की डिग्री है, इसी वजह से हम उसे इतना पैसा दे रहे हैं। अदरवाइज उसके पास अगर वो डिग्री नहीं होगी तो उसकी फीस जो होगी, वो जो सैलरी होगी वो बहुत कम हो सकती है। तो उस डिग्री को बचाने के लिए हमेशा रिन्यूअल करवाना पड़ता है सीए को। सीए को अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है हर
हर साल उसे एक पेमेंट करनी पड़ती है। अब वो चाहता है, मान लीजिए मैंने कहा मेरी कंपनी में जब सीए काम कर रहा है तो मैंने कहा आपका प्रोफेशनल टैक्स भी मैं ही पे कर दूंगा, तो इसका मतलब है मैंने उसे पेमेंट कर दी है। अब उसे मैं जो पेमेंट कर रहा हूं तो उसका डिडक्शन भी उसे मिल जाएगा, जो उसका जिस एम्प्लॉय का मैंने प्रोफेशनल टैक्स पे करा होगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स मैंने एम्प्लॉय को दिया है कि भैया तुम पे कर देना, तो जितना उसने पेमेंट करी होगी उतने का डिडक्शन मिल जाएगा उसे। मान लीजिए मैंने एक बंदे को, मेरे यहाँ जो काम कर रहा है, मैंने उसे बोला कि लो भाई 10,000 रुपए तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स है जो तुम जमा कर लेना। उसने जमा करा 8,000 रुपए, उसका टैक्स आया कितना 8,000 रुपए, तो उसे डिडक्शन कितने की मिलेगी 8,000 की मिलेगी। मान लीजिए उसे मैंने दिया 8,000 रुपए, लेकिन उसने पे कितना करा 10,000 रुपए, तो जितना उसने पे किया है ना उतने तक की डिडक्शन मिलेगी। उसने अगर पे किया 10,000 रुपए का तो उसे मिलेगी डिडक्शन कितने की 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। समझ में आया इतना? फिर से बताता हूँ कि मैंने जितना एम्प्लॉय अपनी जेब से टैक्स पे करेगा, जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा उतने का डिडक्शन मिल सकता है। हो सकता है उसे पीछे मिले ना। मान लीजिए मेरे यहाँ जो बंदा काम कर रहा है, मैंने उसे प्रोफेशनल टैक्स दिया ही नहीं। जब मैंने उसे दिया नहीं तो, लेकिन उसने अपनी जेब से प्रोफेशनल टैक्स को अपना आप जमा करा, तो क्या वो अपनी सैलरी में से, जब उसकी सैलरी की जो इनकम आएगी, उसकी जो टोटल इनकम आ रही है, उसमें से वो प्रोफेशनल टैक्स वाली डिडक्शन ले सकता है? हाँ, ले सकता है। अगर उसने पे करा है, चाहे उसे एम्प्लॉयर से मिले या नहीं मिले, जितना उसने पे करा है उतना उसका डिडक्शन उसे मिलेगा। समझ में आई बात? ये है नहीं है तो बताओ, फिर से एक बार बताता हूँ। तो ये 3 तरीके की डिडक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? ये आप लोग हैं, फिर से बताना है। यस सर। देखो मतलब क्या है, प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ हायर हुए, अब मान लीजिए वर्तिका मेरे पास आ गई, मेरे साथ काम कर रही है, तो मैंने उसके ऊपर ना हर साल एक टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स। मैंने उसे बोला लो भाई मेरे पास से, तुम मेरे यहाँ जॉब करते हो, सैलरी तो तुम मेरे पास से 50,000 रुपए ले रहे हो, 10,000 रुपए ये ले लो, और 10,000 रुपए ले लो, और ये अपना प्रोफेशनल टैक्स जमा कर देना। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख रुपए तो वो हो गया, और 10,000 रुपए हो गए, तो 6,10,000 रुपए उसकी टोटल इनकम हो गई। तो क्या अब उसने प्रोफेशनल टैक्स जमा, हेलो जी, 50,000 रुपए उसकी मंथली सैलरी है, तो 6 लाख रुपए उसकी टोटल सैलरी होगी। उसके अलावा मैंने उसे 10,000 रुपए और दे दिया, लो भैया प्रोफेशनल टैक्स के लिए पैसे लो, तो उसकी टोटल इनकम होगी 6,10,000 रुपए। अब जो इनकम टैक्स वो टैक्स पे करेगी, तो टैक्स जिसके ऊपर पे करेगी वो पे करेगी 6,10,000 के ऊपर। तो उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स में जमा कर दिए थे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स जमा करा है, जैसे वर्तिका ने 10,000 रुपए जमा करे हैं, तो वो अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए माइनस कर सकती है। क्लियर है? मान लीजिए मैंने उसे अगर 10,000 रुपए दिए, मैंने उसे दिए 6,10,000 रुपए दिए, सैलरी दी 6 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी, और 10,000 रुपए तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स, लो भाई जमा कर लेना। लेकिन उसने जमा कितना करा 8,000 रुपए, तो जो उसकी टोटल सैलरी होगी वो कितनी होगी 6,10,000 रुपए माइनस, अब वो 8,000 रुपए माइनस कर सकती है। उसके जो एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए दिए थे वो 10,000 माइनस नहीं करेगी, जितना उसने जमा करा एक्चुअली उतना माइनस कर सकती है, 8,000 रुपए माइनस करेगी। ठीक है, 8,000 रुपए माइनस करेगी और उसको वो फिर 6,02,000 रुपए पे टैक्स देगी। मान लीजिए आपके मैंने उसको प्रोफेशनल टैक्स दिया ही नहीं, तो उसकी टोटल इनकम कितनी बनेगी 6 लाख रुपए, लेकिन उसने अपनी जेब से 10,000 रुपए जमा करे, तो क्या उस 10,000 रुपए को अपने सैलरी में से माइनस कर सकती है? हाँ, कर सकती है। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स जमा करा है, तो चाहे आपका एम्प्लॉयर ने पे करा या नहीं करा, आप अपनी सैलरी से उसे माइनस कर सकते हो। तो वो माइनस करेगी तो 5,90,000 रुपए टैक्स देगी। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पे करा 8,000 रुपए, लेकिन आपने पे करा 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो जितना एम्प्लॉय जमा पे करेगा अपना प्रोफेशनल टैक्स, वो अपनी सैलरी में से उतना माइनस कर सकता है, डिडक्शन ले सकता है। अब समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिडक्शन का सेक्शन हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 17 है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आज हम लोग सिंपल देख लेते हैं। उसमें 3 तरीके की डेफिनेशन है सैलरी, जो कि हमारा सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 बताता है कि आखिर सैलरी क्या होती है, कितने तरीके की होती है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत चीजें इसमें नजर आएंगी। फिर पढ़ेंगे हम 17 सेक्शन सब सेक्शन 2 परक्विजिट मैंने आपको बता दिया। इन फाइंड जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं उसकी कंप्यूटेशन कैसे निकाली जाती है और परक्विजिट किसे बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे उस दिन। एक पढ़ेंगे हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब प्रॉफिट सैलरी की जगह पे कुछ और दे देना, वो हमारा होता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, आज की क्लास में कोई दिक्कत आई है तो मुझे बताओ, फिर से रिवाइज कर देंगे। आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। सर कनेक्शन बहुत लेट में हुआ मेरा, तो प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए। सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आ रहा है? सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। जी हाँ, अभी स्टैंडर्ड सर डिडक्शन और सर वो सैलरी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना,
इसमें जो 40,000 मिलती है ये डायरेक्ट माइनस हो जाती है सैलरी में से। हाँ बिल्कुल, अभी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दे रखी है आपको वो 40,000 दे रखी है कि आपकी सैलरी में से 40,000 रुपए आप फ्लैटली डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। इसको मैं मतलब कल डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अभी टाइमिंग ओवर होने वाला है। तो आप मुझे याद दिलाना, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको फिर से बताना है मुझे। वो भी बता देना सर थोड़ा सा ना। क्या तो ये डिलीट क्यों हुई, मतलब अभी तो चल ही रही है नहीं, ये डिलीट हो गई थी, ये डिलीट हो गई थी पहले, ठीक है, डिलीट हो गई थी 2014-16 में डिलीट हो गई थी, लेकिन ये फिर से स्टार्ट हुई है। पहले ये डिडक्शन नहीं मिलती थी, ये डिडक्शन पहले नहीं मिलती थी, अब ये फिर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। हाँ सर, तो ये क्योंकि पहले अभी की करी स्लाइड थी बनी ना हुई है, तो 19-20 डिलीट में। होने की लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, जी ठीक है। इसके अलावा कुछ और? बस सर इतना ही पूछना। चलो ठीक सर है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा।